हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से राठौर इंग्लिश क्लासेस में। फ्रेंड, आइए शुरुआत करते हैं आर के नारायणन के द्वारा लिखा गया ये उपन्यास जिसका नाम है द गाइड। आर के नारायण की हमने बायोग्राफी देख रखी है फ्रेंड। अगर आपने नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हैं, चैनल पे, ऐप पे, सभी जगह अवेलेबल है। इनकी तस्वीर आप देख सकते हैं, ये इस तरह से दिखाई देते थे आर के नारायण। फ्रेंड, जो ये किताब छपी थी द गाइड, इसका फ्रंट पेज का कवर आप देख सकते हैं इस तरह का। फ्रेंड्स, द गाइड उपन्यास जो है, इसके ऊपर हिंदी में एक फिल्म बन चुकी है जिसका नाम था गाइड। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं, इसमें मुख्य जो ही कलाकार थे देवानंद, और हीरोइन जो थी वहीदा रहमान। और ये जो इमेज देख सकते हैं, ये वहीदा रहमान जो रोजी कैरेक्टर है, उनके पति थे मार्को। फ्रेंड्स, ये बॉलीवुड में बनी हुई जितनी भी पिक्चर हैं उनमें से आप मान के चलें कि सर्वश्रेष्ठ अगर 10 फिल्में छांटी जाएं तो उनमें से ये एक है। बहुत ही शानदार चित्रण किया गया है इसमें। जो देवानंद जो है, इनके भाई विजय आनंद, उन्होंने इस फिल्म को डायरेक्ट किया था। इसके संगीत जो है, इसके गाने जो हैं, वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुए, बहुत ही मधुर गाने जिनका संगीत दिया था SD बर्मन। मेन जो गायक थे इसमें किशोर कुमार, है ना, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी। ये 2-3 तस्वीरें और मैंने लगाई हैं फ्रेंड द गाइड मूवी से, जिसमें आप देख सकते हैं जो मुख्य कलाकार देवानंद और वहीदा रहमान थे। ये जो व्यक्ति देख रहे हैं आप, ये मार्को, इनका पति बताया गया रोजी का। और ये तस्वीरें आप देखेंगे तो थोड़ी सी दिमाग में आपकी एक इमेज क्रिएट होगी। आइए फ्रेंड, द गाइड उपन्यास जो है, नॉवेल जो है, आर के नारायणन के द्वारा लिखा गया, इसके बारे में कुछ चीज़ें देखते हैं। तो ये जो उपन्यास है फ्रेंड द गाइड, 1958 में पब्लिश हुआ था। ये इंडियन ऑथर, जैसे मैंने आपको बताया, आर के नारायण ने लिखा है। ये फिक्शनल साउथ इंडियन टाउन मालगुडी पर आधारित है। एक मालगुडी एक फिक्शन यानी काल्पनिक टाउन, काल्पनिक नगर की कल्पना की गई है ये आर के नारायण के द्वारा। तो वो इसी बैकग्राउंड पे ये मालगुडी पे कहानी है। इसके जो प्रोटागोनिस्ट यानी जो नायक है, वो राजू नाम का एक व्यक्ति है, जिसे रेलवे राजू भी कहते हैं, और ये गाइड का काम करता है, इसलिए इस उपन्यास का नाम है द गाइड। अब इसकी मुलाकात फ्रेंड राजू की होती है एक महिला से जो शादीशुदा है, जिसका नाम रहता रोजी। ये मद्रास, उस जमाने में चेन्नई को मद्रास कहा जाता था, वहाँ से अपने पति मार्को के साथ में मालगुडी स्टेशन पे आती हैं, यानी रेलवे से ट्रेन से आती हैं और वहाँ उतरती हैं, और राजू, रेलवे राजू का पता पूछते हैं। मार्को जो है फ्रेंड, एक इतिहासकार रहते हैं जो कुछ गुफाओं की खोज में आते हैं वहाँ पे मालगुडी में, और वो रेलवे राजू के बारे में सुनते हैं, तो रेलवे राजू को पत्र लिखते हैं कि मैं आ रहा हूँ, और वो इस तरह से उनकी मुलाकात होती है। मार्को जो एक फ्रेंड अजीबोगरीब कैरेक्टर दिखेगा इसमें आपको, जो ग्रोटेस्क कह सकते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो असभ्य है और बहुत ज़्यादा स्वार्थी है, जो अपने काम में ही बिजी रहता है, उसको अपनी पत्नी से कोई लेना देना नहीं होता। रोजी एक ऐसी महिला बताई गई है जो कि डांस बहुत पसंद करती है, जिसको नाचने का, भरतनाट्यम का बहुत ज़्यादा शौक होता है, और एक उच्च दर्जे की कलाकार भी होती है। मार्को को सख्त नफरत रहती है डांस करने से, और इस बात पे इनके बीच में काफ़ी झगड़ा होता है। और रोजी जो है, ये धीरे धीरे फिर राजू के बहुत संपर्क में आती है। ये पूरी कहानी हम देखेंगे बाद में। तो राजू को धीरे धीरे रोजी से प्यार हो जाता है बहुत ज़्यादा। ये उपन्यास, जैसे मैंने आपको बताया फ्रेंड, बहुत ही अच्छा, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, मज़ेदार ऐसा है कि जिसको आपको पढ़ के बहुत मज़ा आएगा। इसको लोगों ने बहुत पसंद किया, और 1960 में इसके लिए आर के नारायण को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। आइए फ्रेंड्स, अब सबसे पहले हम इस उपन्यास के जो मेन कैरेक्टर्स हैं उनको देख लेते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया, इसका प्रोटागोनिस्ट यानी कि नायक जो है, वो एक राजू नाम का व्यक्ति है, जिसे रेलवे राजू के नाम से भी जानते हैं। राजू जो है मालगुडी में रहता है,
इसके पिता एक छोटी सी दुकान चलाते थे, जिसे हट शॉप कहते थे, जहाँ रोजमर्रा के जैसे किराने का छोटा मोटा सामान रहता वो बेचा करते थे। दूसरा करेक्टर यानी इसकी नायिका जो है वो है रोजी। ये रोजी जो है मद्रास, जो आप चेन्नई कहा जाता है, वहां पर रहती थी। रोजी का जो संबंध है, यानी इनकी जो माता जी रहती हैं, ये मंदिरों में पुराने जमाने में एक प्रथा होती थी कि कुछ नृत्यिकाएं होती थी, यानी जो डांस करती थी, और वो समर्पित रहती थी वहाँ के लिए। उनको ना तो शादी करने की इजाज़त थी, यानी उनको वेश्या की नज़र से देखा जाता था, समाज में उनकी कोई इज्जत नहीं होती थी और बहुत बुरा व्यवहार किया जाता था। तो ऐसे बैकग्राउंड से रोजी आती है, इसकी माँ भी वही रहती है। तो रोजी ने हालांकि पढ़ाई एमए इकोनॉमिक्स तक की है और नाचने में बहुत ज़्यादा निपुण है, लेकिन ये मजबूरी में मार्को से शादी कर लेती हैं। इनके हस्बैंड का नाम है, तीसरा कैरेक्टर जो है मार्को। मार्को बहुत रिच फैमिली से, बहुत पढ़ा लिखा है, एक इतिहासकार आर्कियोलॉजिस्ट है, लेकिन ये देखने में एक तो इतना सुंदर नहीं है। इनका स्वभाव बहुत ही खराब बताया गया, बहुत ही रूखा, असभ्य टाइप का, स्वार्थी व्यक्ति, जैसे केवल अपने काम से मतलब रहता है, इसके अलावा उसे किसी से मतलब नहीं है। रोजी के प्रति भी उसका जो एटीट्यूड रहता है वो इस तरह का रहता है कि रोजी को पसंद नहीं आता। यानी शादी तो होती है इन लोगों की, लेकिन इन दोनों में कोई प्रेम नहीं होता। फ्रेंड, रोजी जो है ये बचपन से भरतनाट्यम सीखती थी और इनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है डांस करने में। इसके उल्टा जो है मार्को डांस को एक बहुत ही जो है लो दर्जे की चीज़, नीचे दर्जे की चीज़ समझता है, और उसकी मानसिकता वही रहती है कि नाचना गाना तो केवल वेश्याओं का काम है। यही एक ऐसी बात रहती है खास तौर पे, जिसके कारण इन दोनों के बीच में अक्सर अनबन होती है, अक्सर लड़ाई होती है। अब चौथा कैरेक्टर देखें फ्रेंड, राजू की माता जी। राजू की माता जी जैसे एक आम इंडियन महिला होती है, एक आम इंडियन महिला है, तो साउथ की, क्योंकि ये कहानी पूरी साउथ इंडिया की है, तो वहाँ की जैसी महिलाएं रहती हैं, सादा सिंपल रहने वाली, अपने काम से मतलब रखने वाली, पूजा पाठ करने वाली, एक सामान्य भारतीय महिला, बिल्कुल वैसी कैरेक्टर है। एक और कैरेक्टर जो इसमें नहीं लिखा है वो अलग से बता देता हूँ मैं आपको, राजू के पिता, वो भी एक सामान्य ग्रामीण परिवेश में रहने वाले व्यक्ति बताए गए, जो एक छोटी सी दुकान चलाते हैं किराने की, जिसमें आसपास के जो एक सड़क रहती है वहाँ पे जितने भी राहगीर निकलते हैं उनसे जो है बातें करना, उनका बहुत अच्छा व्यवहार रहता है, और उस दुकान को चलाने का काम करते हैं। यानी एक साधारण भारतीय पुरुष जैसा होता है ग्रामीण परिवेश में, वैसा उनका कैरेक्टर। अब पांचवा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है फ्रेंड इस पूरी कहानी में, वो है वेलन। ये पूरा हम कहानी में जब आगे जाएंगे तब पढ़ेंगे कि वेलन ही वो व्यक्ति रहता है जो राजू को एक गाइड, एक सामान्य व्यक्ति से एक संत में बदल देता है। जब राजू से वेलन की मुलाकात होती है तो वो उसे इस तरह से देखता है कि वो जैसे कोई बहुत बड़ा साधु महात्मा हो, और धीरे धीरे उसकी आस्था इतनी बढ़ती जाती है और उसके साथ में पूरे गांव और आसपास के लोग भी उसे साधु महात्मा समझने लगते हैं। राजू के मन में भी ये बदलाव आने लगता है, वो उस तरह से ही सोचने लगता है जैसे कोई साधु महात्मा सोचते हैं। तो ये बहुत बड़ा जीवन में बदलाव जो आता है राजू की, वो वेलन की वजह से ही आता है। नेक्स्ट कैरेक्टर देखें फ्रेंड, वेलंस की बहन। वेलन जो है इसकी एक बहन रहती है जो सौतेली रहती है, हालांकि उसकी तीसरी जो है माँ, उसके मतलब वेलन के जो पिता है, इनकी 3 शादियां होती हैं, और तीसरी शादी से जो लड़की होती है वो स्टेप सिस्टर, सौतेली बहन रहती है। छोटा सा कैरेक्टर लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए कि ये सबसे पहले जब मिलती है राजू से, यानी इसकी जो समस्या रहती है वो समस्या राजू के सुझाव से जो है सॉल्व हो जाती है, और इसी से वेलन का विश्वास और आसपास के गांव के जितने भी लोग रहते हैं उनका विश्वास राजू में हो जाता है कि नहीं, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये कोई संत महात्मा है। 7वां कैरेक्टर फ्रेंड इसमें आप देखें तो गफूर नाम का एक व्यक्ति है। ये टैक्सी ड्राइवर है और राजू का बहुत अच्छा दोस्त है। जैसे अपन ने देखा कि राजू जो है ये रेलवे राजू के नाम से जाना जाता है, और ये गाइड का काम करता है। जितने भी टूरिस्ट आते हैं मालगुडी
में घूमने के लिए जाना होता है, आसपास की जितनी भी जगह रहती हैं, क्योंकि राजू बोलने में बहुत निपुण बताया गया और वो इंग्लिश बोल लेता है, बहुत अच्छे से बात कर लेता है। तो गफूर क्या करता है फ्रेंड, अपनी टैक्सी में उन पर्यटकों को लेकर आना जाना, इससे उसका रोजगार चलता है, साथ में ये बहुत अच्छा दोस्त भी है राजू का। फ्रेंड वैसे तो किसी भी उपन्यास या किसी मूवी की कहानी को हम 5 मिनट में शॉर्ट में करके बता सकते हैं, और ये मैं आपको लास्ट में करूँगा अभी। लेकिन क्योंकि हमको एग्ज़ाम देना है, एग्ज़ाम के नज़रिए से उपन्यास है जो कि काफ़ी बड़ा होता है, उसमें बहुत सारी छोटी छोटी ऐसी चीज़ें आती हैं, अगर मैं उसमें शॉर्ट में आपको पूरी कहानी सुना दूंगा तो हो सकता है जो क्वेश्चन परीक्षा में आए उसको आप सॉल्व ना कर पाए। इसलिए हम इस पूरी उपन्यास को चैप्टर वाइज देखेंगे। इसमें 11 चैप्टर हैं टोटल। हर चैप्टर में जो खास खास बातें हैं, जो ऐसी बातें हैं जो आपको याद रखना चाहिए, वो हम क्योंकि डिटेल में पढ़ेंगे तभी हमें याद रह पाएंगे। आइए शुरुआत करते हैं चैप्टर 1 गाइड उपन्यास का, R.K. नारायणन के द्वारा लिखा हुआ। फ्रेंड्स उपन्यास की शुरुआत होती है कि राजू नाम का एक व्यक्ति है जो गाइड है, और वो हाल ही में जेल से छूटा है ना, जेल से छूटता है और वो जा कर के एक गांव रहता मंगल नाम का, ठीक है ना, नाम जरूर याद रखना आप। एक मंगल नाम का गांव है और उसके पास में एक बहुत प्राचीन सा मंदिर रहता है। उसके पास में एक नदी बह रही होती है, सरयू, सरयू नदी है। तो देखिए एक गांव है मंगल, उसके पास में एक बहुत प्राचीन सा एक बड़ा सा मंदिर है और पास ही में एक नदी बह रही है, सरयू। तो सरयू नदी के तट पर जो घाट बने रहते हैं, उन घाट की सीढ़ी पर राजू बैठा हुआ है और तभी वहां वेलन नाम का एक व्यक्ति आता है। तो धीरे धीरे इन दोनों की बातचीत शुरू हो जाती है और वेलन से राजू बात करने लगता है। अब इसमें दूसरा कैरेक्टर आता है फ्रेंड कि राजू जैसे ही जेल से छूटता है तो वो सबसे पहले नाई के पास जाता है, क्योंकि उसकी दाढ़ी काफी लंबी हो जाती है। वो जो नाई रहता है वो बहुत टॉकेटिव रहता है और बहुत थोड़ा सा चालाक टाइप का व्यक्ति बताया। वो बात करने में बहुत निपुण है और वो तुरंत समझ जाता है कि ये जेल से छूट के आया, और बातों ही बातों में वो ये भी अंदाजा लगा लेता है कि कोई लंबी जेल नहीं हुई होगी, यानी उसने कोई ऐसा बड़ा अपराध नहीं किया, हत्या नहीं किया, अपहरण नहीं किया, कोई छोटा मोटा अपराध होगा, इसलिए वो 2 साल के आसपास की जेल काट के आया। राजू जब उससे बात करता है तो उसको लगता है कि नहीं, ये आदमी जो है बहुत चालाक टाइप का व्यक्ति है और बात करने में बहुत निपुण है। बार बार उसकी सेविंग करता है, और सेविंग करने के बाद उससे कहता है कि यू लुक लाइक अ महाराजा नाउ, आप एक महाराजा के जैसे दिखते हैं। इन चीज़ों को याद रखना इसलिए ज़रूरी है कि ये कहीं भी पूछे जा सकते हैं। तो यू लुक लाइक अ महाराजा नाउ, ये कौन कहता है? नाई कहता है राजू से। तो बार बार जेल के बारे में बात करता है, तो राजू जो है ये 2-3 बार दोहराता है इस चीज़ को। ये ध्यान रखिए, जेल के बारे में वो कहता है नॉट अ बैड प्लेस, कि इतनी बुरी जगह भी नहीं है, वहाँ के लोग बड़े अच्छे हैं, वहाँ के जो कर्मचारी हैं बहुत अच्छे हैं, माहौल बहुत अच्छा है। ये 2-3 बार राजू ने कहा है नॉट अ बैड प्लेस, इतनी बुरी जगह भी नहीं है जैसा लोग सोचते हैं। तो फिर से वेलन की ओर वापस आते हैं फ्रेंड। तो वेलन जो है उसको इस तरह से देखता है राजू को जैसे कि कोई बहुत बड़ा संत महात्मा हो। तो राजू उससे कहता है कि भाई मैं कोई बहुत महान व्यक्ति नहीं हूँ जैसा कि तुम सोच रहे हो, आई एम जस्ट ऑर्डिनरी, मैं एक साधारण आदमी हूँ। ठीक है, वेलन के मन में अपनी खुद की एक समस्या रहती, वो अपनी समस्या के बारे में सोच रहा होता। इधर क्या होता है कि राजू अपने पास्ट के बारे में सोच रहा होता है और वो याद करता है कि जब रोजी आई थी और उसने जब उसको देखा तो नाम क्योंकि रोजी ऐसा लग रहा था जैसे कि विदेश से आई हो, तो वो मन में सोचता है कि नहीं, कोई फॉरेन लैंड से नहीं आई है, ये बिल्कुल एक इंडियन महिला जैसी है और इसका नाम देवी, मीना, ललिता या कोई इस तरह के हजारों नामों में से एक हो सकता था। इसी नाम से ऐसा लगता है जैसे कि कोई बहुत ही ऐसी संभ्रांत महिला जो विदेश से आई हो। जैसा कि मैंने आपको बताया फ्रेंड, रोजी एक बहुत ही महान क्लासिकल डांसर है जो भरतनाट्यम करती। राजू पहला ऐसा व्यक्ति होता है जो उसके डांस की तारीफ करता है, जबकि मार्को जो है ये एक बहुत ही, जैसे मैंने आपको बताया, ग्रोटेस्क कैरेक्टर, एक ऐसा रूखा व्यक्ति जिसको इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं, खास तौर से नाचने से तो वो सख्त नफरत करता है।
राजू एकमात्र व्यक्ति रहता है जो रोजी का डांस जो रहता है इसकी बहुत तारीफ करता है, और इस चीज से रोजी बहुत खुश हो जाती है कि ये पहला व्यक्ति है जिसने मेरी तारीफ की। अब राजू जो है सरयू नदी के तट पर, है ना, जो घाट बने रहते हैं वहां बैठा रहता है, और वो सोच रहा होता है अपने पास्ट के बारे में कि वो एक छोटे से गांव में रहता था मालगुडी में, जो मालगुडी रेलवे स्टेशन के सामने था। उसके पिता की एक छोटी सी दुकान थी जो पेपरमेंट, फ्रूट, टोबैको, बीटल लीफ, पार्च्ड ग्राम, है ना, यानी छोटे मोटे जो किराने के सामान रहते हैं, पेपरमेंट हुआ, फ्रूट हुआ, जो गोली बिस्कुट होते हैं, इस तरह की चीजें बेचते थे। ये जो जगह थी फ्रेंड इनकी ट्रंक रोड पर थी, ये रोड का नाम है ट्रंक रोड, और इनकी दुकान जो थी इसको हट शॉप कहा जाता था, ये झोपड़ी में जो दुकान होती है छोटी सी। तो राजू अपनी यादों में खोया हुआ है और वेलन अपनी समस्या में खोया हुआ है। तो राजू अपने पास्ट के बारे में सोच रहा है और वेलन जो है वो अपनी बहन के बारे में बहुत चिंतित है। अब बातों ही बातों में जब वेलन कहता है कि मेरी एक बहुत बड़ी समस्या है, तो राजू जैसे एक संत महात्मा होते हैं, एक बहुत जो उपदेश देते हैं, उस तरह के एक उपदेशक के रूप में ऐसे बातें करने में तो वो एक्सपर्ट रहता ही है। तो वो कहता है कि ऐसा दुनिया में कौन है जिसको समस्या नहीं है, और वो गौतम बुद्ध जी की एक कविता, एक कहानी सुनाता है उसको कि एक बार एक महिला आती है अपने मृत बच्चे को गोद में लेकर के गौतम बुद्ध के पास, और वो कहती है कि आप तो भगवान हो, आप तो इतने बड़े संत हो, क्या आप मेरे पुत्र को जीवित नहीं कर सकते? तो गौतम बुद्ध कहते हैं कि हाँ मैं बिल्कुल कर सकता हूँ, लेकिन इसके पहले तुम जाओ और एक मुट्ठी सरसों आसपास के किसी भी गांव में और किसी भी घर से लेकर के आओ, और घर वो ऐसा होना चाहिए जहां पे कभी किसी की मौत ना हुई हो। तो वो महिला बेचारी भोली सी रहती है गांव की, वो जाती है जल्दी से कि एक मुट्ठी सरसों तो बहुत ही मतलब छोटी सी चीज है और वो जाती है हर घर में पूछती है कि भैया आपके यहाँ किसी की मृत्यु तो नहीं हुई? तो हर व्यक्ति, नेचुरल सी बात है कि ऐसा कोई गांव, ऐसा कोई घर नहीं हो सकता जहां कभी किसी की मृत्यु ही ना हुई। पूरे घरों में, गांव में, सब जगह घूम के थक हार के वो वापस आ जाती। और तब गौतम बुद्ध जी उससे कहते हैं कि ऐसा कोई नहीं है जिससे कोई दुख ना हो, दुनिया में जो आया है उसे एक न एक दिन जाना पड़ेगा। फ्रेंड, इस तरह की बातें करने से क्या होता है, वेलन जो है उसके मन में उसके प्रति आदर और बढ़ जाता है, उसको वाकई में लगने लगता है तो ये तो कोई बहुत बड़े संत महात्मा है। अब वेलन राजू से कहता है कि मेरे पिता ने 3 शादी करी थी, और जिनकी पहली शादी से मैं हुआ, और पिताजी की जो तीसरी पत्नी थी उनसे एक लड़की हुई। अब ये लड़की जो है मेरी स्टेप सिस्टर है, मेरी सौतेली बहन है। मैंने जिंदगी भर इसके लिए बहुत कुछ किया, इसको गहने बनवा के दिए, सब कुछ करा, लेकिन ये जो लड़की है मेरा आदर नहीं करती और कोई मेरी जो है ग्रेटिट्यूड नहीं दर्शाती है, यानी मेरे प्रति कोई जो है आदर का भाव नहीं रखती। दूसरा, मैं इसकी शादी करना चाहता हूँ अपने कजिन के लड़के से, तो ये शादी के लिए भी तैयार नहीं है। एक बार वो घर छोड़ के भग जाती है, बड़ी मुश्किल से वो ढूंढ ढांड के उसको पकड़ के लेके आता है। अब राजू वेलन से पीछा छुड़ाने के अंदाज से, यानी पीछा छुड़ाने के उद्देश्य से उसे कहता है कि ठीक है तुम जाओ और कल लेकर के आना उसको। हालांकि वो ये भी कहता है कि जो किस्मत में लिखा है, जो भगवान ने सोच रखा है वो तो हो करके रहेगा, चाहे हम कुछ भी कर लें। लेकिन वो सोचता है किसी तरह से पीछा छुड़ाऊं, ये यहाँ से जाए, और कहता है ठीक है तुम जाओ कल लेकर के आना। रात के टाइम राजू जो है लेटा हुआ होता है बरामदे में, खुले जगह पे, जहाँ वो नींद नहीं आ रही होती, तो तारे गिनने लगता है और मन ही मन इस तरह की बात करता है, हियर इज द मैन हु नोज द एग्जैक्ट नंबर ऑफ स्टार्स इन द स्काई। और वो तारे गिनने लगता है और बड़ी बड़ी बातें जैसे करते हैं ना, ऐसे वो कहता है यही वो मैं ही एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो ये बता सकता है कि आसमान में कितने तारे। और वो धीरे धीरे काउंट करना शुरू करता है और ये सब चलता रहता है और वो सो जाता है, नींद लग जाती है उसकी। अब अगली सुबह क्या होता है फ्रेंड कि वेलन जो है वो उस बात को बहुत गंभीरता से लेता है और वो अपनी बहन को लेकर के आ जाता है राजू के पास। राजू उसकी बहन से मिलता है, स्टेप सिस्टर से, जो 14 ईयर्स 14 साल की रहती है केवल। वेलन अपने साथ में एक बड़ी सी टोकरी लेकर के आता है
जैसा कि मैंने बताया वही संत महात्मा समझ रहा था, जिसमें केले, ककड़ी, पीसेज ऑफ शुगर कैन यानी बांस जो गन्ना रहता है उसके टुकड़े, फ्राइड नट्स रहते हैं, कॉपर वेसल में उबलता हुआ बढ़िया खोलता हुआ दूध रहता है, ये सारी भेंट लेकर के आता है। जैसा कि मैंने आपको बताया फ्रेंड कि राजू जो है इंसान को समझने में बहुत एक्सपर्ट रहता है, वो तुरंत समझ जाता है कि सामने वाला किस तरह का है और उसी तरह से उससे व्यवहार करता है। अब ये वैसे तो कोई पूजा पाठ नहीं करता था, लेकिन जानबूझ के वेलन को दिखाने के लिए वो जो टोकरी लेके आता है वो ले जाके वो सामने जो भगवान की मूर्ति रहती है उनके चरणों में रख देता है और बोलता है कि इट्स हिज फर्स्ट, ये पहले उनका है, लेट द ऑफरिंग गो टू हिम फर्स्ट एंड वी विल ईट द रेमनेंट ना। वो टोकरी ले जाके भगवान के चरणों में रख देता है और कहता है कि ये पहले उनका है, पहले उन्हें खाने दीजिए और बाद में जो बच जाएगा वो हम खाएंगे। तो इस तरह की एटीट्यूड से वो वेलन और ज़्यादा प्रभावित होता है और फ्रेंड फिर से वो एक कहानी सुनाने लगता है जो बचपन में वो अपने माँ से सुना करता था। एक लड़का था देव का नाम का, जो प्राचीन समय में एक मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा करता था। वो आने वाले जितने भी भक्त लोग रहते थे वो उसे कुछ ना कुछ दे के जाते थे, जो भी खाने पीने का सामान रहता था या जो भी पैसा रहता था वो सारी चीज़ें वो रखता जाता था अपने पास और ले जाके वो सबसे पहले भगवान के चरणों में रखता था और इसी तरह से बोलता था कि पहले भगवान खाएंगे उसके बाद मैं खाऊंगा। ये कहानी जो उसने बचपन में अपनी माँ से सुनी थी वो अब वो वेलन को सुनाने लगता है। अब बात करते करते फ्रेंड राजू जो है अचानक से वेलन से कहता है कि मैं अभी तुम्हारी समस्या के बारे में सुनने के लिए तैयार नहीं हूँ, यानी मेरा अभी मन नहीं है तुम्हारी समस्या को सुनने का। तो वेलन पूछता है भाई ऐसा क्यों? तो वो कहता है कि व्हेन द टाइम इज राइप फॉर इट, जब सही समय आएगा तब मैं बात करूंगा तुमसे। He also tells Valen that he should think over the problem and further adds, और उसके बाद कहता है whatever is written here will happen, जो कुछ भी किस्मत में लिखा है वो तो होकर के रहेगा, हम उसे बदल तो नहीं सकते, केवल हम उसे समझ सकते हैं। इस तरह की बातें, आध्यात्मिक बातें, बड़ी बड़ी बातें करता। वेलन एक बहुत ही साधारण सा ग्रामीण व्यक्ति है जो बड़ी बड़ी बातें इस तरह की सुनता है जैसे साधु महात्मा करते हैं, तो वो बहुत प्रभावित होता है, उसकी आस्था बढ़ती चली जाती है। इसके बाद फ्रेंड वो वेलन की बहन दोबारा से जब मिलती है उससे, राजू से, तो वो समझाने के अंदाज में, क्योंकि राजू जो एक शहरी व्यक्ति है उसका रहन सहन बोलने का अंदाज ऐसा रहता है कि कोई भी ग्रामीण व्यक्ति प्रभावित हो जाए, तो वो उसको इतना ही समझाता है कि वाट मस्ट हैपन, जो होना चाहिए वो होगा। नो पावर ऑन अर्थ और इन हेवन कैन चेंज, कि कोई भी ताकत या स्वर्ग की ताकत उसके बहाव को नहीं बदल सकती, यानी नदी के बहाव को नहीं बदल सकती। जस्ट एज नो वन कैन चेंज द कोर्स ऑफ दैट रिवर, जैसे कि कोई व्यक्ति नदी के बहाव को नहीं बदल सकता, ऐसी दुनिया की कोई भी ताकत या स्वर्ग की ताकत आपके भविष्य को, यानी जो आपकी किस्मत में लिखा उसे नहीं बदल सकती। इस तरह की बातें वो कहता है वेलन की बहन से। फ्रेंड्स वेलन की बहन भी वेलन की तरह ही बहुत भोली सी रहती है, ग्रामीण लड़की। एक शहरी व्यक्ति जब बात करता है तो वो उस तरह से प्रभावित हो जाती है, और जैसा कि वेलन ने उससे बोला था कि ये बहुत बड़े महात्मा हैं, कहीं हिमालय से आए हैं, तो वो उसको ऐसा लगता है कि महात्मा जी ने तो बहुत अच्छी बात कही कि जो मेरी किस्मत में लिखा है वो तो होकर के रहेगा, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, से कोई बदल नहीं सकता। राजू की ये बात जादू की तरह असर करती है फ्रेंड, और वेलन की बहन एकदम से बदल जाती है। और वेलन की बहन अगले दिन पूरे परिवार को इकट्ठा जब होते हैं तो उनके सामने माफ़ी मांग लेती है और कहती है कि मैं वही करूँगी जो मेरे घर के बड़े कहेंगे। और ये बात सुन करके उसका पूरा परिवार, जब धीरे धीरे पूरे गांव में बात पता चलती कि इतने बड़े कोई संत आए जिन्होंने उसकी बहन का पूरा हृदय परिवर्तन कर दिया। आइए फ्रेंड देखते हैं सेकंड चैप्टर, चैप्टर नंबर 2। अब राजू के बचपन से ये कहानी शुरू होती है। राजू जब बचपन में अपने एक झोपड़ी नुमा घर में रहता था पिता के साथ, उनकी एक झोपड़ी नुमा दुकान थी। जल्दी ही पता चलता है कि जो मालगुडी है वहाँ पर ट्रेन आने वाली है, यानी रेलवे ट्रैक बिछना था और स्टेशन का निर्माण होना था।
बहुत सारे लोग वहाँ आने जाना शुरू करते हैं, ट्रकों में सामान लाया जाता है। अब उसके जो कर्मचारी आते हैं, जहाँ जो मजदूर आते हैं वहाँ पे काम करने के लिए, अधिकारी आते हैं रेलवे के, वो राजू की दुकान में आते हैं सामान खरीदने के लिए, कुछ खाने पीने की चीज़ें खरीदने के लिए। इससे क्या होता है कि उनका व्यापार बहुत अच्छे से चलने लगता है, उनकी दुकान बहुत तेज़ी से बढ़ने लगती। राजू के पिता बहुत अच्छा पैसा कमाने लगते हैं। एक दिन राजू जो है आस-पास जो जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का सामान रहता है, उसमें मिट्टी में खेल रहा होता है और एक बच्चा आता है जिससे उसकी लड़ाई हो जाती है और उसे गाली बक देता है। राजू के पिता इस बात से बहुत नाराज़ हो जाते हैं और कहते हैं कि तुझे स्कूल भेजना पड़ेगा, नहीं तो तू इसी तरह से बिगड़ जाएगा और गंदी-गंदी बातें सीखेगा। अब ये गाली उसने किससे सीखी थी? एक ट्रक ड्राइवर किसी को दे रहा था, तो उसको देख के वो सीख गया। पिता उससे कहते हैं कि कल से तुम स्कूल जाओगे, अब तुम घर पे नहीं रहोगे। तो राजू को एक गाँव का एक छोटा-सा स्कूल रहता है, जो चबूतरे पर लगता है। एक कबीर लेन, कबीर गली है, वहाँ पे एक चबूतरे पर लगने वाला एक एक व्यक्ति रहता है, जो छोटा-सा घर में ही स्कूल बना लेता और वहीं अपना जो चबूतरा जैसा बड़ा-सा आँगन रहता, वहाँ पे बच्चों को पढ़ाता। राजू के पिता अगले दिन से उसको वहाँ भेजना शुरू कर देते हैं। तो ये एक छोटा-सा घर में ही बनाया स्कूल रहता है फ्रेंड, जहाँ पे मात्र ₹1 फीस रहती है पूरे महीने की। इसके अलावा जो उनके जो मास्टर जी रहते हैं, वो बच्चों से बीच-बीच में कोई चीज़ माँग लेते हैं कि मेरे घर में ये सामान ख़त्म हो गया है, तो ये ले आओ, वो ले आओ। तो बच्चे खुशी-खुशी वो ला-ला के दे देते हैं। तो ये शुरुआती पढ़ाई होती है राजू की फ्रेंड, और यहाँ से वो जो बेसिक चीज़ें रहती हैं, अल्फ़ाबेट है, पहाड़ हैं वगैरह, ये सब याद करना शुरू। पूरे नॉवेल में फ्रेंड 2 तरह की चीज़ें चलेंगी। एक तो राजू का बचपन में और उसकी ज़िंदगी में जो घटनाएँ हुई वो, और दूसरी घटना जो वेलन और उसके साथ में जो चल रही हैं, यानी वर्तमान में, और कुछ चीज़ें फ्लैशबैक में जा रही हैं। बहुत जल्दी क्या होता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि वेलन की बहन तैयार हो जाती है शादी के लिए, और ये खुशखबरी लेकर के वेलन राजू के पास आता है इस कि एक चमत्कार हो गया, मिरेकल हो गया, और वो बताता है कि उसकी बहन की समस्या हल हो गई। उसकी बहन ने माफ़ी मांग ली और वो तैयार है। उसने कह दिया है कि मेरे घर के बड़े जो करेंगे वही सही है, मेरे लिए वही सही है। उसकी बहन जो है पूरे परिवार के सामने जाती है और कहती है कि आई हैव बीन अ बॉदर टू यू ऑल दीज डेज, फॉरगिव मी, मुझे माफ़ करिए आप सभी, और मैं आज से वही करूँगी जो मेरे बड़े मुझसे कहेंगे। वेलन की बहन की शादी तय हो जाती है फ्रेंड, और ये खुशखबरी लेकर के और कुछ उपहार लेकर के वेलन राजू के पास आता है और उससे कहता है कि आपको शादी में ज़रूर आना पड़ेगा। वेलन की बहन फ्रेंड पूरे गांव में राजू की गुणगान करने लगती है कि वो तो मेरे सेवियर है, मुझे मेरी ज़िंदगी बचाने वाले हैं। हालांकि वो ये कहती है कि वो किसी से बात नहीं करते, ही डजंट स्पीक टू एनीवन, बट इफ़ ही लुक्स एट यू यू आर चेंज। वो ज़्यादा किसी से बात तो नहीं करते, अगर उनकी नज़र भी तुम्हारे ऊपर पड़ गई तो तुम्हारी ज़िंदगी बदल जाएगी। इस तरह की बातें होने लगती हैं। अब वेलन और उसकी बहन इस तरह की जब बातें करने लगते हैं फ्रेंड, तो लोगों के प्रति जो है, लोगों के मन में भी ये चीज़ उठने लगती है कि कोई बहुत बड़े संत महात्मा है। एक बहुत बड़ी भीड़ जो है गांव में उस मंदिर के आसपास इकट्ठा होना शुरू हो जाती है। फिर ये लोग वहाँ मंदिर में जाने लगते हैं जो सरयू नदी के तट पर रहता है, उसे एक संत महात्मा मानने लगते हैं। कि राजू अपने ही विचारों में खोया रहता है। अब वो ये सोचता रहता है कि मैं अब क्या करूं, कहाँ जाऊं, अपने घर वापस जाऊं, पुराने घर में जहाँ माँ रहती थी, या रोजी वाले घर में जो जहाँ जो उसने नया घर खरीदा था वहाँ जाऊं। और जब बहुत सारी भीड़ वहाँ रोज इकट्ठा होने लगती है सरयू नदी के घाट पर, तो वो परेशान हो जाता है और एक दिन उसके मन में आता है कि मैं कैसे भी भग जाऊं, छुप जाऊं इन लोगों से। वो जाके झाड़ियों के पीछे छुप जाता है। तो लोग बाग ये देखते हैं कि महात्मा जी तो है ही नहीं, तो उनमें से कुछ लोग बीच में ये कहने लगते हैं कि अरे वो तो बहुत बड़े महात्मा हैं, वो तो चुटकी बजा के गायब हो जाते हैं और कहीं भी चले जाते हैं, दुनिया में कहीं भी जा सकते हैं। चुटकी बजाई और हिमालय पे चले गए। तो ऐसे ही वो कहीं हिमालय पे चले गए होंगे तपस्या वगैरह करने के लिए। तो इस तरह की अफवाहें उड़ने लगती हैं और लोग ये मानने लगते हैं कि अरे ये तो कोई बहुत बड़े महात्मा है जो अचानक से चुटकी बजाई और हिमालय पे चले गए, जहाँ मर्जी जा सकते हैं। और जैसा कि हमने देखा फ्रेंड, राजू अपनी उधेड़ बुन में खोया हुआ था। अब उसको समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। तो वो सोचता है कि चलो जो चल रहा है उसे चलने देते हैं। वो जहाँ छुपा होता है वहाँ से बाहर निकल के आता है और वेलन के नेफ्यू से, भतीजे से कहता है कि जाके अपने चाचा से कहो कि मैं वापस आ गया हूँ।
जैसा कि हमने देखा फ्रेंड, मालगुडी में स्टेशन का निर्माण होना शुरू हो जाता है। तो अब थर्ड चैप्टर में क्या होता है, स्टेशन बन चुका है, लाइनें बिछ चुकी हैं, सारे स्टाफ जो रेलवे स्टेशन मास्टर रहते हैं वो आ चुके हैं, कर्मचारी आ गए हैं, कुछ पोर्टर यानी जो कुली रहते हैं वो भी वहाँ काम करना शुरू कर देते हैं। और कर्मचारियों के रहने के लिए स्टेशन के पीछे जो पत्थरों के क्वार्टर बने रहते हैं वहाँ वो रहने लगते हैं। स्टेशन का उद्घाटन होता है जिसमें सभी बड़े अधिकारी है ना, कलेक्टर, एसपी वगैरह सब आते हैं। और राजू के पिता की दुकान, जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि बाहर के बहुत सारे लोग आने लगते हैं, बहुत अच्छी चलने लगती, बहुत अच्छा पैसा कमाने लगते हैं। वो गर्व से कहते हैं कि मुझे बैंक जाना है। उस जमाने में बैंक जाना, बैंक में पैसा रखना, ये एक बहुत बड़ी बात होती, क्योंकि छोटा मोटा आदमी तो बैंक का नाम भी नहीं जानता था। वो गर्व से अपनी पत्नी से कहते हैं कि मुझे बहुत सारे काम है और मुझे बैंक जाना। नहीं, बैंक शब्द पे एम्फेसाइज करते हैं, ये बताने के लिए कि अब मैं छोटा मोटा आदमी नहीं। राजू के पिता क्योंकि पैसा अच्छा कमा लेते हैं, घोड़ा गाड़ी खरीद लेते हैं, जिससे कि वो सामान लेने आसानी से जा सके पास के कस्बे में। हालांकि फ्रेंड, जब राजू के पिता की मृत्यु हो जाती है तो राजू जो है वो हट शॉप जो रहती है, जो उसके घर में ही बना रखी थी, उसे बंद कर देता है और स्टेशन पे एक दुकान खोल लेता है। दूसरा जो उन्होंने एक जुटका, इसमें एक वर्ड आया जुटका, ये जुटका गाड़ी जो खरीदते हैं, जुटका और एक हॉर्स, जुटका मतलब एक जैसे तांगा होता है उस तरह का। राजू को इसकी जरूरत महसूस नहीं होती, वो उस गाड़ी को भी बेच देता है। फ्रेंड्स, हम चैप्टर वाइज तो पढ़ रहे हैं, लेकिन मैंने इसमें केवल खास खास चीज़ें ही डाली हैं जिससे पूरी कहानी आपको स्पष्ट भी हो जाए और कोई भी ऐसी इम्पोर्टेंट चीज़ ना छूटे जो परीक्षा में हमारे लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। इस तरह से चैप्टर 3 खत्म होता है, अब स्टार्ट होता है चैप्टर 4। अब जो एक बात नेफ्यू के थ्रू, यानी एक भतीजे के थ्रू जो राजू ने भिजवाई थी कि मैं वापस आ गया हूँ, वो गाँव में पहुँचती है। सारे लोग जो है फ्रेंड आश्चर्यचकित हो जाते हैं और खुश हो जाते हैं कि महात्मा जी जो है वापस आ गए, और भीड़ फिर से इकट्ठा होना शुरू हो जाती है वहाँ पे। अब चूंकि राजू फ्रेंड पढ़ा लिखा और शहर में रहने वाला व्यक्ति होता है, तो वो अच्छे से जानता है पढ़ाई का महत्व। जब वहाँ कुछ छोटे बच्चे भी आते हैं उस भीड़ में, तो वो उन बच्चों से बातें करने लगता, उन्हें कहानियाँ सुनाने लगता। और एक दिन वो एक बच्चे से पूछता है कि तुम कहाँ पढ़ते हो, कौन सी क्लास में पढ़ते हो, तो वो इधर उधर मुंह देखने लगता। तब उसके जो माता पिता और वेलन वगैरह रहते हैं वो कहते हैं कि हमारे गांव में कोई स्कूल नहीं है, हमारे बच्चे तो पढ़ने जाते ही नहीं है, वो तो बस गाय भैंस चराते हैं, दिन भर खेलते कूदते हैं और बस इस तरह से जीवन कट रहा है। राजू उससे कहता है कि नहीं, ये तो बहुत गलत बात है, घर का काम करना तो ठीक है, लेकिन इनको पढ़ाई के लिए टाइम जरूर निकालना चाहिए। यानी वो एजुकेशन की बात करता है। इससे, जैसे मैंने आपको बताया, उसका प्रभाव दिनों दिन बढ़ता जा रहा था, इज्जत बढ़ती जा रही थी। गांव वाले बड़े खुश होते हैं कि महात्मा जी कितने अच्छे हमारे बच्चों के बारे में सोच रहे हैं। तो वो वेलन से कहता है कि इस गांव में कोई स्कूल टीचर हो तो उसको बुला के लाओ मेरे सामने। और वो कहता है कि तुमको खुद ही अपनी मदद करना पड़ेगी। इट इज़ आवर ड्यूटी टू मेक एवरीवन हैप्पी एंड वाइज। ये हमारा कर्तव्य है कि हम हर व्यक्ति को खुश रखें और उससे बुद्धिमान बनाएं। वेलन जाके बात करता है कि एक स्कूल टीचर रहता है उनके गांव में, उसको बुला के लाता है। राजू उससे कहता है कि तुम अगर कर सकते हो तो इस गांव में शिक्षा की बहुत ज़रूरत है। अगर तुम्हारे पास जगह नहीं है तो इस मंदिर में एक बहुत बड़ा बरामदा है, वहाँ पे तुम शाम के समय क्लास ले सकते हो, क्योंकि बच्चे दिन में अगर काम करते हैं तो शाम को तो पढ़ ही सकते हैं। स्कूल मास्टर भी राजू से बहुत प्रभावित होता है और वो कहता है कि जैसा आप कहेंगे महात्मा जी, मैं वैसे ही करूँगा और मैं अपना सब कुछ लगा दूंगा, मतलब पूरे तन मन धन से काम करूँगा। एक चीज़ जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ फ्रेंड, कि राजू के पिता की मृत्यु हो जाती है और राजू जो वो इस हट शॉप जो रहती है उनके घर में, उसे बेच देता है। मालगुडी स्टेशन पे वो एक दुकान खोल लेता है। और इस तरह से फ्रेंड चैप्टर 4 हमारा यहाँ पे खत्म होता है। चूँकि उपन्यास है फ्रेंड, नॉवेल की कहानी बहुत लंबी होती है और हम चैप्टर वाइज कर रहे हैं, तो भले ही इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जब इस तरह से आप पढ़ लेंगे तो मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि कोई भी क्वेश्चन इस गाइड से रिलेटेड अगर परीक्षा में आता है तो आपका कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि आपने कोई इस चीज़ के बारे में कभी पढ़ा ही नहीं है। तो ये डिटेल स्टडी का ये बहुत बड़ा फ़ायदा रहता है, क्योंकि आपको हर चीज़ पता है। अब वो कहीं से कुछ भी पूछ ले, आपका क्वेश्चन छूटेगा नहीं।
थैंक यू वेरी मच फ्रेंड। आज के वीडियो में हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।